आपका जो काम है वो हमने आवाम के सामने रखा भी, आपने बाकायदा वहाँ पर जो लोग गए उनसे गुफ्तगू भी की है, उनके हालात भी दिखाए हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मगर अमाउंट जब हम देखते हैं कि तकरीबन एक ख़ानदान 22 से 23 लाख रुपए दे रहा है, एक ख़ानदान के 4 अफराद भी गए करोड़ रुपये देकर, 8 अफराद भी गए 2 करोड़ रुपये देकर। ये क्या वहाँ से मार्केटिंग एजेंट इतनी अच्छी करते हैं यहाँ पर इन लोगों के पास जाके कि ये इतना बड़ा अमाउंट लगा देते हैं, बजाय इसके कि यहाँ पर कुछ कर लें, वहाँ पे जाने को तरजीह देते हैं। इन तक ये स्टोरीज नहीं पहुँचती हैं कि वहाँ पर लोगों के हालात क्या हैं, कितने बुरे हैं? बिल्कुल ये सब स्टोरीज़ पहुंचती हैं, बट उसके अंदर मेजरली जो केस स्टडीज़ मेरे सामने आई हैं मेरी रिसर्च के अंदर, वो लोग हैं जिन लोगों के फैमिली मेम्बर्स बाहर हैं और वही लोग मेजरली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर, उनको बाहर बुलाने में। या जो लोग पाकिस्तान से भी ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, उनका सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट, और जिन इलाकों से मेजरली ये लोग जा रहे हैं आप उन इलाकों के अंदर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस भी देख सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो बेटर लाइफस्टाइल और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए सारे रिस्क को ऑप्ट करते हैं। सब तो इस सब में जो जिन लोगों से आप बात कर रहे थे उन्हें नज़र आ रहा है कि वो बहुत बुरे हालात में वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो खुद ही किसी के झांसे में आ गए, किसी एजेंट की बातों में आ गए और इतने सारे पैसे या तो किसी से बोरो करके या अपनी प्रॉपर्टी बेच के 22, 23, 24 लाख रुपए लगा के चले गए। मोस्ट ऑफली जी बिल्कुल इसी तरह से है। कुछ लोग प्रॉपर्टी भी सेल करते हैं, कुछ लोग माँ बाप के जेवरात और XYZ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल करके जाते हैं। बट वहाँ पे वंस यू आर इन दैट कंट्री, आप लिबिया में हैं, आप इस्तांबुल के अंदर हैं या आप किसी भी ट्रांजिट कंट्री के अंदर हैं, यू आर ट्रैप्ड। क्योंकि आपको वहाँ पे जो एक सेफ़ लगा दी जाएगी, सेफ़ बेसिकली कहा जाता है कि ऐसी एक घर के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है जहाँ से वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो इनलीगल है, वो बाहर जाएंगे तो उनको पुलिस पकड़ लेगी। तो वो उस एक घर के अंदर या उस एक कमरे के अंदर ही उनको टाइम स्पेंड करना होता है जब तक उनकी नेक्स्ट गेम जो है वो रेडी नहीं होती। गेम का मतलब ये है कि उनका नेक्स्ट ट्रांजिट जो उन्होंने दूसरी कंट्री में जाना है वो रेडी नहीं होता। तो बेसिकली एक तो वो वहाँ पे ट्रैप्ड होते हैं, दूसरा ये है कि अगर जो बंदा पाकिस्तान से 6, 7, 8 लाख रुपए स्पेंड करके इस्तांबुल में या लिबिया की किसी सेफ में पहुँच गया, अब वो वापस आने के लिए भी उसको उतने ही पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो वो यही समझता है कि अदर देन कि मैं वापस आने के लिए इतने पैसे स्पेंड करूँ, इतनी पैसे दे के क्यों ना मैं सिसिली में, इटली के अंदर एंटर हो जाऊँ या मैं ग्रीस के अंदर एंटर हो जाऊँ। और मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जब आपने इस सारे मामले पर काम किया तो एक बाकायदा नेटवर्क दिखता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से लोगों को जमा करना है, उनसे पैसे लेने हैं और उन्हें भेजने का इंतज़ाम करना है, बल्कि ऑप्शन है कि आप लैंड रूट से जा सकते हैं, आपके पास पैसे कम हैं, ईरान के ज़रिए, ईरान से टर्की और फिर आगे आप बाय एयर जा सकते हैं, दुबई से मिस्र, मिस्र से लीबिया, या फिर पाकिस्तान में कराची से ट्यूनस, ट्यूनस से लीबिया और फिर आगे। तो ये कितना बड़ा नेटवर्क है कि जब भी इस किस्म का वाकया होता है हुकूमतें दावे करती हैं कि हम क्रैक डाउन करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकेंगे, उससे और ज़्यादा बड़ा वाकया सामने आ जाता है। जी बिल्कुल, और आपने जैसे कि कहा बहुत से रूट्स हैं और ये डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबिलिटी पे कि आप किस किस्म की गेम में जाना चाहते हैं। गेम अगेन मैं डंकी को कह रहा हूँ, डंकी एक स्लैंग वर्ड है जो कि हमारे पंजाब में इस रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डंकी लगाने, आप किस तरह से डंकी लगाना चाहते हैं, बाय रोड लगाना चाहते हैं, बाय एयर लगाना चाहते हैं, इन सारी ऑप्शंस मौजूद हैं और बिल्कुल आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप लिबिया या इटली किस तरह से पहुँचेंगे। और उसके और भी बहुत सी ऑप्शन है कि बाय एयर भी लेके जाने की बहुत सी ऑप्शन एजेंट्स के पास होती है जो इलीगल पासपोर्ट चेंज और बहुत सी PC पिक्चर चेंज की तरफ जा रहे होते हैं। बट मेजरली अगर आप इस सारी सिचुएशन के अंदर देखें तो हमें एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का नेटवर्क मिलता है और मोस्टली ये हैंडलर्स जो इन लोगों को लेके जा रहे होते हैं वो वही लोग होते हैं जो खुद उस रूट से इटली पहुंचे होते हैं और उनके पास कोई कारोबार, कोई काम नहीं है, तो वो बाहर पीछे गाँव से लोगों को मोटिवेट करके एक अपना बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर रहे होते हैं और उन लोगों को लेके भी आ रहे होते हैं। हर इलाके का अपना एक एजेंट है, जिसने ईरान से तुर्की एंटर करवाना है वो एक अलहदा सेगमेंट है, वो उस गांव का एक बंदा है जिसने उसको उस इलाके के पैसे वो लेगा और वहाँ से क्रॉस करवा देगा, आगे अगले हैंडलर को, अगले ट्रैफिकर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और वो आगे लेके जाएगा। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि डिफरेंट तरीक़ों से ऑपरेट कर रहा होता है और हम लोग क्रैक डाउन करने की ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोशिश तो करती है, बट इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से हमेशा से चैलेंजेस रहते हैं और एक बड़े से बड़ा वाक़या हमारे सामने आता है। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा कि क्या ये 2015 के बाद ज़्यादा हुआ है कि ज़ाहिर एक पूरा माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, जो लीबिया के हालात हुए, जो शाम के हालात हुए, उसके बाद क्या उससे पहले ऐसा था कि कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज थी जो गए लोग और कामयाब हो गए, मगर अब क्योंकि सख्तियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं और तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई है माइग्रेशन की, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर बहुत ही बुरे हालात में उनका अख्तिताम होता है वहाँ पर पहुँच के?
मेरी रिसर्च के अंदर जब हम कोटला गुजरात या गुजरात के किसी भी गांव के अंदर एंटर होते हैं जहाँ से मोस्टली लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ मिलती हैं और वहाँ के लोगों का कहना ये है कि ये कोठियाँ ही वजह है कि यहाँ से हर बच्चा जो है वो बाहर जाना चाहता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि 2015 से या 2002-1 के अंदर जिस वक्त ज़रा लैंड रूट्स और ये पानी का जो रूट था वो थोड़ा सा आसान था और इतनी ज़्यादा बॉर्डर पुलिस इस चीज़ के ऊपर नहीं होती थी, तो ये वो लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और उधर जाके उन्होंने अच्छे पैसे अर्न किए और यहाँ पर ये कोठियाँ बना ली हैं और इनको देख के ही यहाँ से हर बच्चा जो है वो चाहता है कि किसी तरह से वो यूरोप के अंदर एंटर हो जाए। तो पहले 2015 के बाद ऑटोमेटिकली ज़रा सख्तियाँ ज़्यादा हो गई, अरब स्प्रिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया इस सारी सिचुएशन के अंदर और सीरियन रेफ्यूजीज़ के साथ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ्रीकन्स भी एंटर हुए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और मैं एक इंटरव्यू कर रहा था इटली के अंदर, तो उसने मुझे ये कहा कि देयर वाज दिस वन पिक्चर जो कि 2015 में एक बच्चे की जो मेडिटेरेनियन ग्रीस के बॉर्डर के ऊपर एक बच्चे की डेथ हो गई थी, उसकी डेड बॉडी एक बहुत सख्त तस्वीर जो है वो हुई थी और उसने मुझे कहा उस इंटरव्यू में कि उस एक बच्चे की तस्वीर ने बहुत सी ज़िंदगियां साफ बना दी हमारी और हम बहुत लोग जो हैं वो यूरोप एंटर हो सके, क्योंकि उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसके ऊपर बहुत से लूज़ कर दिए गए थे बहुत से रूल्स इमिग्रेशन के। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि अब ज़रा चीज़ें और ज़्यादा सख्त होती जा रही हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उसमें बढ़ती जा रही है और वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत सी जगहों के ऊपर हमें इस तरह के हादसे जो है वो नज़र आते हैं।